हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एससी हार्डविक के इंट्रोडक्टरी और उसके लेसन 5 के ऊपर। इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके रिटेन, स्पोकन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। बच्चों, अगर आप इंग्लिश में कुछ लिखना सीख रहे हो या इंग्लिश को बोलना सीख रहे हो या आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट ये सेशन साबित होने वाला है। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए, आज इस इंट्रोडक्टरी के लेसन 5 को हम लोग कंटिन्यू रखते हुए आज का फर्स्ट वर्ड देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो है एग्रावेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप किसी चीज को एग्रावेट करते हैं, आप उसको और खराब कर देते हैं। वो पहले से चीज बिगड़ा हुआ होता है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि चीज और खराब हो जाता है। ठीक है, तो एग्रावेट का अर्थ क्या होगा? बिगाड़ देना, बदतर करना या बदतर होना। या तो आप बदतर करते हैं या कोई चीज अपने आप बदतर हो जाता है। चलिए, अब इस बदतर करने के लिए हमारे पास और कितने वर्ड हैं? अगर हम एग्रावेट का यूज ना करें तो हम और क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या क्या सिनोनिम्स होंगे? तो वर्सन, खराब करना। एग्जासर्बेट, बहुत अच्छा वर्ड। एग्जासर्बेट, बदतर करना। ठीक है ना, ये बहुत ही फॉर्मल वर्ड है और बहुत ज्यादा ये रिटेन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। एग्जासर्बेट का मतलब होता है बदतर करना। कंपाउंड का भी मतलब होता है, कंपाउंड के कई हिंदी है। एक इसका अर्थ होता है किसी चीज को बिगाड़ देना। चलिए, इसके अपोजिट एंटो क्या हो जाएंगे? एलिविएट और इंप्रूव, सुधार करना। अगर आप कोई चीज को एलिविएट करते हैं, आप उसके लेवल को कम करते हैं। और आप जानते हैं कि इंप्रूव का अर्थ क्या होता है? इंप्रूव का अर्थ होता है सुधार करना। चलिए, इसको एक सेंटेंस के माध्यम से देखा जाए कि एग्रावेट का यूज कैसे होगा। कह रहा है क्या कि नया कानून ने स्थिति को बदतर कर दिया। यानी कि जो नया कानून आया वो स्थिति को अच्छा करने के बजाय स्थिति को और बिगाड़ दिया। चलिए, इसको कैसे हम बनाएंगे? अब ये पहले टेंस को पहले देख लेते हैं। ये किस टेंस का ये सेंटेंस है? तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य किस तरह से बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से बनेगा। चलिए, द न्यू लॉ, नया कानून के लिए क्या हम बात करेंगे? द न्यू लॉ। चलिए, बदतर करने के लिए हमने यहां पर एग्रावेट का यूज किया है, क्योंकि हमारा मूल वर्ड एग्रावेट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप यहां पर एग्जासर्बेट, कंपाउंड का भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए, द सिचुएशन, यानी कि द न्यू लॉ एग्रावेटेड द सिचुएशन, जो सिचुएशन था उसको और बदतर कर दिया है। चलिए, उसने पुराने चोट को बिगाड़ दिया है। ठीक है ना, उसने अपने पुराने चोट को बिगाड़ दिया है। कैसे इसको हम डील करेंगे? ही हैज एग्रावेटेड, बिगाड़ने के लिए क्या वर्ड है? एग्रावेटेड है। ठीक है ना, ही हैज एग्रावेटेड एन ओल्ड इंजरी। तो बच्चों, ये एग्रावेट है। अगर आप किसी चीज को एग्रावेट करते हैं, आप उसको और बदतर कर देते हैं और आप उसको बिगाड़ देते हैं। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाटर। देखिए, बाटर ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। हालांकि नाउन भी है, बाटर एक नाउन भी है, लेकिन हमने इसको वर्ब के रूप में डील किया है। बाटर का मतलब क्या होता है कि चीज के बदले चीज को देना, चीज के बदले चीज को लेना, यानी कि वस्तु विनिमय करना। पहले के समय में जब पैसे का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं था तो वस्तु के बदले वस्तु को लिया दिया जाता था। इसी को कहते हैं बाटर। तो बाटर का मतलब होता है वस्तु विनिमय करना या मुद्रा के बिना वस्तुओं सेवाओं का लेन देन करना। ये चीज होता है बाटर होता है। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रेड और स्वैप। स्वैप का भी मतलब होता है अदला बदली करना। अगर आप कोई चीज को स्वैप करते हैं तो आप अदला बदली करते हैं। चलिए, अब आप इस सेंटेंस से बाटर को आप समझ सकते हैं। किसानों ने आवश्यक सामानों के बदले अपने फसलों को दे दिया। चलिए, इसका मतलब है कि उनके पास फसल थे, लेकिन अगर उनको कोई आवश्यक वस्तु लेना है तो क्या करेंगे? वो फसल दे देंगे, आवश्यक वस्तु का कीमत पूरा हो जाएगा। यानी कि वो आवश्यक वस्तु का कीमत किस रूप में वो चुका रहे हैं? वो फसल के रूप में चुका रहे हैं। इसको हम कैसे डील करेंगे? द फार्मर्स। चलिए, बाटर्ड, अच्छा, फसलों को दिया, यहां देने का सेंस बाटर से है। बाटर्ड फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल आवश्यक गुड्स वस्तु विथ देयर क्रॉप्स। और इसको उन्होंने किस चीज से पे किया? तो अपने क्रॉप से पे किया। तो यहां पर पे करने के लिए वर्ड बाटर का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, आप एक दूसरे सेंटेंस को आप देखें। कुछ जनजातियां आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। आज भी उनके बीच पैसे का प्रचलन नहीं है, वस्तु के बदले वस्तु का लेना देना चलता है। कैसे लिखेंगे? सम ट्राइब्स यूज
ठीक है ना, बार्टर सिस्टम। यहां पर बार्टर का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है, यहां पर बार्टर वर्ब नहीं है, यहां पर बार्टर नाउन है। ठीक है, तो सम ट्राइब्स यूज बार्टर सिस्टम स्टिल टुडे, आज भी वो बार्टर सिस्टम का वो प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। तो वर्ड है बेस्टो। बेस्टो का मतलब क्या होता है ना, प्रदान करना, अर्पित करना। अगर आप किसी चीज को खासतौर पर सम्मान, उपहार इत्यादि अगर आप देते हैं तो आप उसको बेस्टो करते हैं। बेस्टो के साथ प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑन होगा। इसका मतलब है कि अगर बेस्टो के बाद यदि हिंदी आ जाए, को, में, से, लिए, पर, हिंदी कुछ भी हो जाए, ये सभी के सभी प्रीपोजिशन वाली ये हिंदी है। ठीक है, अब इसके साथ ये फिक्स हो गया है कि बेस्टो के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे, हिंदी से कोई मतलब नहीं है। हिंदी क्या है, वैसे को का अंग्रेजी अलग होता है, में का अंग्रेजी अलग होता है, से का अंग्रेजी अलग होता है, लेकिन ये बेस्टो एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। इसका मतलब है कि अगर बेस्टो का प्रयोग करते हैं और हिंदी में यदि कुछ भी आता है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन ही प्रयोग करेंगे, ये एक फिक्स बात है। चलिए, बेस्टो का अर्थ होता है प्रदान करना, अर्पित करना, कोई सम्मान, कोई उपहार इत्यादि। अब चलिए इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या है ना, इस बेस्टो के लिए क्या क्या सिनोनिम्स है। तो कन्फर, कन्फर का भी मतलब देना। चलिए, एकॉर्ड मतलब भी प्रदान करना, और बिकविथ का भी अर्थ होता है देना। लेकिन इनके बीच का अंतर क्या है, तो प्रीपोजिशन का अंतर है। कन्फर का अगर यूज करके बनाते हैं तो प्रीपोजिशन ऑन, अगर एकॉर्ड के साथ अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो एकॉर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू, और बिकविथ के साथ बनाते हैं तो बिकविथ के साथ टू। तो इनका प्रीपोजिशन जो है वो अलग अलग है। चलिए अब इससे एक सेंटेंस देखा जाए। विश्वविद्यालय ने उसे मानद उपाधि प्रदान की। ठीक है ना, किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय ने एक सम्मान के तौर पर दिया जाता है। ये मानद उपाधि जो होता है एक सम्मान के तौर पर दिया जाता है। तो कह रहे क्या कि विश्वविद्यालय ने उसे मानद उपाधि प्रदान की, द यूनिवर्सिटी। चलिए, प्रदान करने के लिए हम वर्ड क्या लेके चले, बेस्टोड। चलिए, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया तो इसमें डी लग गया। चलिए, ये प्रीपोजिशन क्या लेगा, देखिए अब ने, यहां पर ने का कोई सेंस नहीं, यहां पर प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑन होगा। हमें ने का अंग्रेजी नहीं देखना है, ठीक है ना। चलिए, तो पूरा वाक्य किस तरह से बनेगा, द यूनिवर्सिटी बेस्टोड ऑन हर एन ऑनररी डिग्री। ठीक है ना, ऑनररी का मतलब होता है सम्मानजनक, सम्मानीय डिग्री, जिसको आप कहते हैं मानद उपाधि। ठीक है ना, इस ऑनररी डिग्री का जो हिंदी होगा वो होगा मानद उपाधि। तो बच्चों ये बेस्टो होता है। बेस्टो का मतलब होता है, अब जैसे कि एक सेंटेंस देखा जाए, भगवान ने उसे सुंदरता प्रदान किया है। सुंदरता प्रदान किया है, भगवान ने उसे सुंदरता प्रदान किया है। चलिए, इसको अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए, गॉड, ठीक है ना, हैज बेस्टोड। देखिए अब बेस्टोड, अब यहां से हम से का अंग्रेजी नहीं देखेंगे, ये सब नहीं देखेंगे, ये प्रीपोजिशन क्या लेता है हम उसको देखेंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा, गॉड हैज बेस्टोड ऑन हर, है ना, ऐसे, ठीक है ना, ये बात ऐसे बनेगा, ऑन हर, है ना, ठीक है ना, ब्यूटी, ऑन हर ब्यूटी। चलिए, तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से रहा। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। साइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है साइट। यदि आप कोई चीज को साइट करते हैं तो आप कहते हैं, उल्लेख करते हैं, कहना, बताना। यदि आप कोई चीज को साइट करते हैं तो आप उसका जिक्र करते हैं, उसके बारे में कुछ कहते हैं। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे बताने के लिए, और हमारे पास क्या क्या वर्ड है। तो रेफर मतलब बताना, स्पेसिफाई मतलब बताना, मेंशन मतलब बताना, कोट मतलब कहना। तो सबका एक ही अर्थ है, बताना या कहना। चलिए, इस पर एक सेंटेंस देखा जाए। उसने कोई कारण नहीं बताया और घर छोड़ दिया, मतलब जो घर छोड़ दिया और कोई कारण उसने नहीं बताया। चलिए, पहले हम इतना भाग उठा के चलते हैं। ये सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य है। तो सिंपल पास्ट टेंस का जैसे कि अभी बात हुआ है उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, ही साइटेड नो रीजन, कोई कारण नहीं बताया, एंड लेफ्ट द हाउस, और घर छोड़ दिया। चलिए, एक है, क्या तुम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण बता सकते हो, कुछ उदाहरण का जिक्र कर सकते हो। चलिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, कैन यू साइट अ फ्यू एग्जांपल्स, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हो, टू प्रूव योर पॉइंट, है ना। यहाँ पॉइंट का मतलब बात होगा, यहाँ पर पॉइंट का मतलब बात होगा। तो बच्चों इस साइट का यूज है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है डेलीगेट। डेलीगेट पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। ऐसा वर्ड जो है वो नित्य प्रतिदिन आप अखबार में देखेंगे, प्रतिनिधि वाले मामले अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, अब प्रतिनिधि के लिए हमारे पास और क्या क्या सिनोनिम्स है। तो रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि,
इन्वॉय मतलब भी दूत या प्रतिनिधि, और इमिसरी का भी मतलब होता है दूत या प्रतिनिधि। सबका अगर सिंपल अगर हम भाषा में बात करें तो दूत या प्रतिनिधि को हम कहते हैं डेलीगेट अथवा इमिसरी अथवा इन्वॉय। ठीक है ना। चलिए अब जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, है ना। डेलीगेट किसको कहा जाता है? ए पर्सन हु अटेंड्स ए कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले व्यक्ति को डेलीगेट कहा जाता है। अगर इसको तोड़ के कहा जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन ये होगा, ए पर्सन हु अटेंड्स ए कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड ए डेलीगेट। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखें, कॉन्फ्रेंस में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कि 50 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चलिए, द कॉन्फ्रेंस वाज, ये पैसिव वॉइस में बना है, द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाई डेलीगेट्स फ्रॉम 50 कंट्रीज। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ये डेलीगेट का मतलब हुआ है। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डेलीगेट वैसा व्यक्ति होता है जो कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है। इसके लिए हम और क्या क्या सिनोनिम्स कह सकते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव, इन्वॉय, इमिसरी, ये सभी के सभी डेलीगेट के सिनोनिम्स होंगे। चलिए बात को आगे देखा जाए। डोमेस्टिक, देखिए डोमेस्टिक का कई अर्थ है। एक डोमेस्टिक का मतलब जिसका संबंध अपने देश से हो, आप उसको आंतरिक कह सकते हैं, घरेलू कह सकते हैं। एक घरेलू का मतलब जिसका संबंध घर से होता है वो भी घरेलू होता है, और एक जो हमारा देश का जो अंदर का जो चीज है वो भी घरेलू होता है। ठीक है। और इसका एक और अर्थ होता है पालतू, जैसे कि कोई जानवर डोमेस्टिक जानवर होता है तो इसका मतलब है कि उसे घर में पाला जाता है। चलिए अब सिनोनिम्स देखते हैं, अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग सिनोनिम्स। यदि हमको देश के रूप में लेके चलना है तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? नेशनल या इंटरनल। कोई मैटर का देश का अगर अपना मैटर है तो वो डोमेस्टिक मैटर है। इसका एंटो क्या हो जाएगा? फॉरेन। इस मतलब के लिए डोमेस्टिक का एक एंटो होगा फॉरेन। चलिए अब डोमेस्टिक का दूसरा अर्थ टेम या पेट, पालतू, है ना। इसका अर्थ है पालतू। अगर इसका पालतू के सेंस में अगर कहें तो डोमेस्टिक का एंटो क्या हो जाएगा? वाइल्ड, जंगली। चलिए अगर हम घर के सेंस में लेते हैं, कोई मामला यदि डोमेस्टिक मामला है, घरेलू मामला है, तो उसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फैमिली या हाउस होल्ड। इस मामले में इसका एंटो का पब्लिक। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक के 3 एंटो हो जाएंगे। एक एंटो इसका हो जाएगा, है ना, फॉरेन। चलिए आप ऐसे समझिए, एक इसका एंटो हो जाएगा वाइल्ड, जंगली, और एक इसका एंटो हो जाएगा, आप यहां पर आ जाइए, तो पब्लिक, सार्वजनिक। एक होता है डोमेस्टिक मैटर और एक होता है पब्लिक मैटर। चलिए तो ये डोमेस्टिक के 3 एंटोनिम्स हैं, क्योंकि इसके 3 सिनोनिम्स के सेट हैं। आइए अब जैसे कि देखिए डोमेस्टिक इशू, है ना, कोई घरेलू मुद्दे हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू जानवर हैं, ये बस ये फ्रेज है डोमेस्टिक के साथ। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो वर्ड है फ्यूजिटिव, है ना, फ्यूजिटिव, भगोड़ा। यदि कोई व्यक्ति फ्यूजिटिव है यानी कि वो कानून से बच करके भाग गया है। ठीक है। चलिए इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा? स्कैपी। स्कैप मतलब बच के निकलना। देखिए स्कैप का अर्थ होता है बच के निकलना। अगर कोई व्यक्ति अगर बच के निकलता है तो वो स्कैप करता है, बचकर निकलना। अब बचकर निकलने वाला स्कैपी हो गया। चलिए एब्सकॉन्डर, है ना, इसका दूसरा सिनोनिम से एब्सकॉन्डर, भागने वाला। जो भाग गया ना उसको एब्सकॉन्डर कहते हैं। रन अवे भी एक व्यक्ति होगा, है ना, जो भागा हुआ है। भागा हुआ व्यक्ति को रन अवे भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अब इस पर देखा जाए कि हम फ्यूजिटिव का यूज कैसे करेंगे। वह कानून से भागा हुआ भगोड़ा है ना। अभी कानून उस पर सजा देने वाला था लेकिन वो बचकर निकल गया है। कैसे लिखेंगे? ही इज ए फ्यूजिटिव फ्रॉम द लॉ। ही इज ए फ्यूजिटिव फ्रॉम द लॉ, वह कानून से भागा हुआ भगोड़ा है। चलिए आर्थिक भगोड़ा। आर्थिक भगोड़ा का मतलब क्या हुआ कि कुछ पैसा वगैरह लेकर के पैसा का घोटाला किया, चला गया। अब जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब क्या है? इन्होंने कोई किसी की हत्या नहीं की है। ये पैसा से जुड़े हुए इन्होंने कुछ स्कैम्स किए हैं, घोटाला किए हैं, पैसा लेकर के रफू चक्कर हो गए हैं। अब इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे इकोनॉमिक फ्यूजिटिव। ये कोई क्रिमिनल फ्यूजिटिव नहीं है, ये इकोनॉमिक फ्यूजिटिव है। ठीक है ना। इन्होंने पैसा लेकर के इन्होंने यहां से चंपत हो गए, तो इनको कहेंगे हम इकोनॉमिक फ्यूजिटिव, जिसका हिंदी होता है आर्थिक भगोड़ा। चलिए अगला वर्ड है गार्ब। गार्ब का मतलब क्या होता है? पोशाक या वस्त्र को हम गार्ब कहते हैं, या किसी विशेष प्रकार के लोगों द्वारा पहना हुआ पोशाक को भी गार्ब कहा जाता है। जो एक खास तरह का लोग पहनते हैं पोशाक, जैसे पुजारी का पोशाक, जैसे किसान का पोशाक। अब ये खास तरह के लोग पहनते हैं, इसलिए इनके पोशाक को हम ड्रेस नहीं कहेंगे, इनके पोशाक को हम, है ना, क्या कहते हैं? गार्ब कहते हैं। किसी विशेष प्रकार के लोगों द्वारा पहना हुआ पोशाक को गार्ब कहा जाता है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? क्लॉथ्स, अटायर। अटायर बहुत अच्छा वर्ड है वस्त्र कहने के लिए। अटायर टॉप क्लास का वर्ड है। आउटफिट मतलब भी वस्त्र होता है, और एक आउटफिट मतलब संगठन भी होता है। कोई तरह का संगठन को हम आउटफिट कहते हैं, और एक संगठन के लिए भी वर्ड आउटफिट का इस्तेमाल होता है।
यानी कि आउटफिट है ना दो अर्थ रखता है, एक वस्त्र का भी अर्थ है और एक संगठन का भी अर्थ है। सेंटेंस से पता चल जाएगा कि कहाँ वस्त्र है और कहाँ संगठन है। और कॉस्ट्यूम का भी अर्थ पोशाक होता है, कॉस्ट्यूम का भी अर्थ पोशाक होता है। चलिए अब जैसे कि आप इस एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या है, क्लॉथ्स वर्न बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन, है ना, एक विशेष प्रकार के लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को गार्ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे जेल के अंदर पहना जाने वाला पोशाक, जब कोई कैदी जाता है तो उसको ना जेल वाला ड्रेस पहनाया जाता है। अब वो कैदी का ड्रेस कहलाएगा, वो जेल के अंदर पहनाया जाता है, इसलिए उसको कहेंगे प्रिजन गार्ब। उसको क्या कहेंगे, प्रिजन गार्ब, यानी कि जेल का ड्रेस। चलिए, ही लिव्स इन द गार्ब ऑफ प्रीस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, वो किसके भेष में रहता है, वो किसके भूषा में रहता है। वेशभूषा मतलब आप उसको ड्रेस समझिए, वो किसके वो ड्रेस में रहता है, तो एक पुजारी के, प्रीस्ट का मतलब पुजारी है ना, वो पुजारी के ड्रेस में रहता है। हालांकि वो पुजारी नहीं है, लेकिन वो पुजारी के ड्रेस में रहता है। चलिए अगला देखा जाए, अगला वर्ड हमारा लैडेन है। लैडेन का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, लदा हुआ। यदि कोई चीज यदि लैडेन है किसी चीज से, ये वर्ब है, ये पार्ट ऑफ, सॉरी ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। लैडेन जो है ना ये एडजेक्टिव है। चलिए इसको सुधार लिया जाए, लैडेन जो है ना एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। चलिए ये एडजेक्टिव है। तो लैडेन का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, लदा हुआ। यदि कोई चीज किस चीज से लैडेन है तो भरा हुआ है, उससे वो लदा हुआ है। अब इसके लिए क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, हम लैडेन की जगह पर और क्या क्या कह सकते हैं, तो लोडेड, फुल, फील्ड, ये सभी लैडेन के सिनोनिम्स हैं। चलिए इसका एंटो क्या होगा, इम्पटी, खाली, रिक्त। ठीक है ना, जैसे फल से लदे पेड़, फल से लदे पेड़ को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये एक फ्रेज है, फल से लदे पेड़, ट्री लैडेन विद फ्रूट, ट्री लैडेन विद फ्रूट। एक दूसरा वाक्य देखा जाए, उसकी आवाज में व्यंग भरा रहता है, यानी कि जब वो कुछ बोलता है ना तो व्यंग वाला बात बोलता है, किसी के ऊपर व्यंग की बात छोड़ता है। चलिए, हिज वॉइस इज लैडेन विद सरकास्म, हिज वॉइस इज लैडेन विद सरकास्म। सरकास्म का मतलब व्यंग, ताना। चलिए आगे बढ़ते, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, कर्तव्य। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ड्यूटी, कमिटमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। इसके ये तीनों बहुत अच्छे ये वर्ड हैं, ये तीनों बहुत ही क्वालिटी के वर्ड हैं। ठीक है ना, ड्यूटी, कमिटमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों क्वालिटी के वर्ड हैं। जैसे कि सामाजिक या पारिवारिक दायित्व, हमारे सामाजिक दायित्व भी कई हैं, हमारे पारिवारिक दायित्व भी हैं। तो सामाजिक के लिए क्या हो जाएगा, सोशल ऑब्लिगेशन, और पारिवारिक दायित्व के लिए क्या हो जाएगा, फैमिली ऑब्लिगेशन। जैसे आप एक फुल सेंटेंस को देखा जाए, वो माँ के दायित्व को निभाने में असफल हो गई, यानी कि माँ का जो दायित्व होता है उसको वो नहीं निभा पाई। किसी महिला के बारे में ऐसा कहा गया है। चलिए, सी फेल्ड, पहले वह सफल हो गई, पहले इतना तो पहले लिखेंगे, टू फुलफिल हर ऑब्लिगेशन एज ए मदर। ठीक है ना, यानी कि वो अपनी माँ के जो दायित्व होते हैं उसको वो निभा नहीं पाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आउटसेट। आउटसेट नाउन है। आउटसेट का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत, किसी चीज का आउटसेट उसका शुरुआत होता है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्टार्ट, बिगिनिंग, इंसेप्शन। ये तीनों का मतलब, ये आपके लिए नया वर्ड है। स्टार्ट, बिगिनिंग तो आप जानते हैं, ये इंसेप्शन आपके लिए नया वर्ड है। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। देखिए आउटसेट का यूज कैसे करते हैं, आउटसेट के पहले प्रीपोजिशन या तो एट आएगा या तो फ्रॉम आएगा। मतलब आउटसेट का इस्तेमाल अगर आप हमसे बात करें आउटसेट के सेंटेंस को लेकर के, तो मैं यही कहूंगा कि आउटसेट के पहले, बाद नहीं, या तो एट का यूज होगा या तो फ्रॉम का यूज होगा। मतलब इसके साथ एट या फ्रॉम में से कोई एक चाहिए। ठीक है, आउटसेट का यूज कब जब भी करेंगे तो उसके पहले हम एट का प्रयोग करके या फ्रॉम का प्रयोग करके ही उस पर हम सेंटेंस को डील करेंगे। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, करेंगे शुरू से ही प्रोजेक्ट के साथ कई समस्याएं हैं, मतलब प्रोजेक्ट के साथ कई समस्याएं और ये चीज शुरू से है। चलिए कैसे इसको हम डील करेंगे, देयर हैव बीन न्यूमरस प्रॉब्लम्स, कई समस्याएं हैं, है ना, न्यूमरस प्रॉब्लम्स, है ना, विथ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के साथ कई समस्याएं हैं, करें कि शुरू से ही। अब शुरू से ही हमको अर्थ इंग्लिश लिखना है तो फ्रॉम द आउटसेट, हम यहाँ पर फ्रॉम की जगह पर हम एट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एट द आउटसेट। तो बच्चों ये है आउटसेट का यूज। ठीक है, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। तो वर्ड है रेशनल। रेशनल एडजेक्टिव है। रेशनल का मतलब क्या होता है, विवेकशील, समझदार, तर्कसंगत। यदि कोई व्यक्ति अगर रेशनल है यानी कि वो विवेक वाली बात सोचता है, ढंग की बात सोचता है। यदि कोई चीज ये रेशनल है तो वो उसमें तर्क है, तर्कसंगत है ना, तर्क के अनुसार एकदम वो सही बैठता है। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लॉजिकल, रीजनेबल, सेंसिबल। ये इसके सिनोनिम्स होंगे रेशनल के। रेशनल का सिनोनिम्स क्या क्या होने वाला है, लॉजिकल, रीजनेबल और सेंसिबल।
इसके एंटोनिम्स क्या होगा? इरेशनल, इलॉजिकल, अतार्किक, जिसमें कोई तर्क नहीं है ना, जिसमें कोई तर्क नहीं है। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखिए, कह रहे कि देयर मस्ट बी ए रेशनल एक्सप्लेनेशन फॉर हिज मिसकंडक्ट, मतलब उसके दुर्व्यवहार के लिए, है ना, रेशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए, है ना, मतलब रेशनल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि उसने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया, उसके लिए एक मतलब तर्क संगत विवरण चाहिए, ठीक है ना। मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुर्व्यवहार। चलिए अब यहां पर आइए एक दूसरा फ्रेज देखते हैं, ए रेशनल अप्रोच टू द प्रॉब्लम। हम एक प्रॉब्लम को कैसे हल करें, इसके लिए एक रेशनल अप्रोच होना चाहिए, एक तार्किक एक अप्रोच होना चाहिए। तो बच्चों ये रेशनल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदि कोई चीज रेशनल है यानी कि वो तर्कसंगत है, तार्किक है, और यदि कोई व्यक्ति अगर रेशनल है तो वो समझदारी वाली बात करता है, विवेक वाली बातें करता है, समझदार है, वो विवेकशील है। चलिए आगे देखा जाए, रिब्यूक। रिब्यूक वर्ब भी है, हालांकि रिब्यूक नाउन भी है, लेकिन मैंने इस वीडियो सेशन में रिब्यूक को वर्ब के रूप में लेके चला हूं। चलिए अब रिब्यूक का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना। अगर आप किसी को रिब्यूक करते हैं, आप उसको डांटते हैं, फटकारते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिप्रीमांड। डांटने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। रिप्रीमांड मतलब भी डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड डांटना, एडमोनिस डांटना, और चैड मतलब भी डांटना। सबका अर्थ है डांटना, सबका एक ही अर्थ है डांटना। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा? प्रेस, कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करना। चलिए आगे देखा जाए, जैसे कि देर होने के लिए उसे डांटा गया, किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया कि देर होने के लिए उसे डांटा गया। इसको कैसे करेंगे? ही वॉज रिब्यूक्ड फॉर बीइंग लेट। ही वॉज रिब्यूक्ड, ये वाक्य पैसिव में बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस का। और सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता है? अगर सिंपल पास्ट टेंस का अगर पैसिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कैसे होगा? तो इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3, ठीक है ना, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज यदि रिसोल्यूट है तो वो दृढ़ निश्चयी है। कोई व्यक्ति अगर रिसोल्यूट है तो वो दृढ़ निश्चयी है, कृत संकल्प है, यानी कि उसने ठान लिया है कि उसको ये करना है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो रिसोल्यूट होता है। डिटरमिन्ड, इसका सिनोनिम्स होगा, सबसे नजदीकी सिनोनिम्स होगा डिटरमिन्ड, रिजॉल्व्ड, फर्म और स्टॉन्च। सबका मतलब एक ही होता है, दृढ़ निश्चयी, अनाकृत संकल्प, ठीक है। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा? इरिसोल्यूट, जिसमें कोई दृढ़ निश्चयता नहीं है ना। कमजोर, आप इसको सिंपल भाषा में मान ले, कमजोर, भंगुर, है ना, जो कि मतलब उसमें किसी तरह का कृत संकल्प वाली बात नहीं होती है, तो वो चीज इरिसोल्यूट होता है। चलिए अब इस पर एक सेंटेंस देखा जाए, सी इज ए रिजोल्यूट कॉम्पिटिटर, यानी कि वो जो कंपटीटर है ना, हार नहीं मानने वाले कंपटीटर है ना, उसने एकदम ठान लिया है कि इस चीज को करना है, इस चीज को जीतना है, इस चीज को पाना है, तो वो एक रिजोल्यूट कंपटीटर होगी। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, तो अपोजिशन इज रिजोल्यूटली अपोज्ड टू द बिल, मतलब मजबूती से इसका विरोध किया है ना। यहाँ रिजोल्यूटली का मतलब मजबूती से उसने बिल का विरोध किया है, ठीक है ना। चलिए हम आगे आते हैं, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड नाउन है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? असहमति, विवाद, झगड़ा, किसी तरह का वाद विवाद झगड़ा को ना डिस्कॉर्ड कहते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट। ये आपके लिए नया वर्ड है, आप इसको जरूर पढ़ें, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा, डिसएग्रीमेंट आप सभी जानते हैं, इसका मतलब असहमति। चलिए आगे देखा जाए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटो, है ना, एकॉर्ड और एग्रीमेंट, ये सहमति, और हार्मोनी का प्रेम, यानी कि इसके तीन एंटो हैं, थोड़ा हिंदी का अंतर है सिर्फ। एकॉर्ड और अग्रीमेंट का हिंदी है सहमति, और हार्मोनी का अर्थ है प्रेम। जैसे हमें कहना है कि वैवाहिक विवाद, वैवाहिक झगड़े, ठीक है, पारिवारिक विवाद, पारिवारिक झगड़े। चलिए अभी वैवाहिक के लिए वर्ड है मैरिटल, है ना, वैवाहिक के लिए वर्ड है मैरिटल। अब परिवार के लिए आप समझते हैं फैमिली, तो अक्सर आपको सुनने को मिलेगा, है ना, मैरिटल डिस्कॉर्ड, फैमिली डिस्कॉर्ड। आप इस सेंटेंस को देखिए, कह रहे कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों के अंदर के झगड़े का फायदा उठा रही है। आज जो विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं, चीजों को लेकर के इनके बीच सहमति नहीं है, और इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। चलिए इसको कैसे हम डील करेंगे? द बीजेपी इज टेकिंग एडवांटेज, बीजेपी फायदा उठा रही है, ऑफ डिस्कॉर्ड, उस झगड़े का फायदा उठा रही है, और ये झगड़ा जो विदिन एन अपोजिशन पार्टी के जो अंदर हैं, उस झगड़े का ये फायदा उठा रहे हैं। तो पूरा सेंटेंस किस प्रकार हम पढ़ेंगे? द बीजेपी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिस्कॉर्ड विद इन ऑपोजिशन पार्टीज। चलिए हम लोग बात को आगे लेकर चलते हैं। डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? किसी विषय पर गंभीर चर्चा या संवाद को ना, चर्चा आप करने कभी आपने सुना होगा, तो इसका अंग्रेजी जो होता है वो डिस्कोर्स होता है। चलिए अब इसके लिए सिनोनिम्स सिंपल क्या है? डिस्कशन, कन्वर्सेशन,
डायलॉग, लेक्चर और स्पीच, ये सभी की सभी इसके डिस्कोर्स के सिनोनिम्स हैं। चलिए आगे देखें, जैसे कि राजनीतिक चर्चा हमें कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अब आप इस सेंटेंस को देखिए और इसका थोड़ा सा हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए। सी डिलीवर्ड एन इंटरटेनिंग डिस्कोर्स, उसने एक रोमांचक, मनमोहक, है ना, बहुत ही अच्छा एक उसने लेक्चर दिया, आप इसको ऐसा समझिए, लेक्चर दिया ऑन द करंट स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, है ना, भारतीय राजनीति के वर्तमान स्थिति के ऊपर एक जबरदस्त उसने, है ना, एक लेक्चर दिया, एक संवाद किया इत्यादि। चलिए बात को आगे देखते हैं। रिटेन, रिटेन वर्ब है ना। रिटेन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को रिटेन करते हैं, आप उसे खोते नहीं हैं, आप उसे बरकरार रखते हैं। तो बनाए रखना, रखे रखना, मतलब ना गंवाना, गंवाना नहीं। रिटेन का मतलब होता है गंवाना नहीं, है ना। कीप और प्रिजर्व इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लूज और गिव अप, है ना, खो देना, गंवा देना, इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। चलिए, सीएसके कुड नॉट रिटेन द टाइटल दिस ईयर। अब ये 2024 में सीएसके नहीं जीत सकी, जबकि 2023 में जो ट्रॉफी जीती थी वो सीएसके जीती थी। यानी कि इस बार इसने, सीएसके ने इस टाइटल को गंवा दिया, है ना, इस टाइटल को गंवा दिया, कुड नॉट रिटेन, है ना, उसको बरकरार नहीं रख पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सस्टेन, सस्टेन वर्ब है। सस्टेन का मतलब होता है ना, जीवित रहना, जीवित बनाए रखना, है ना, कायम रखना, ये सस्टेन होता है। अगर कोई चीज यदि सस्टेन करता है तो वो जारी रहता है ना, वो व्यक्ति या चीज जीवित रहता है, खत्म नहीं होता है। मेंटेन, कंटिन्यू और कीप अलाइव, जीवित रखना, है ना, इसके सिनोनिम्स होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने लेसन 5 से जुड़े हुए सभी वर्ड्स को किया है। ये सभी वर्ड्स आपके एग्जाम्स के लिए काफी और काफी मतलब फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। बच्चों एक बार फिर से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई फीडबैक देना है, आप इसके लिए कमेंट बॉक्स का सहारा जरूर लें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।